इसराइली फजाइया ने अल-सुबह गजा पट्टी पर बमबारी की है। इसराइल का दावा है कि यह कार्रवाई हमास के रॉकेट हमले के जवाब में की गई है। बमबारी के नतीजे में हुई नुकसानात की तफसीलात फिलहाल नहीं मिल पाई हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मस्जिद अक्सा के सैन और इसके अतराफ में इसराइली फौज और फलस्तीनियों के बीच झड़पें हो रही है, जिसके नतीजे में 150 से ज़्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, कुछ जाँ बहक भी हुए हैं। इसराइल ने कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ी खबर आज सुबह सवेरे आ रही है। इसराइली फजाइया ने सुबह गजा पट्टी में बमबारी की है। इसराइल का दावा है कि यह कार्रवाई हमास के रॉकेट हमले के जवाब में की गई है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मोहिबुल हक साहब जुड़ रहे हैं। मोहिबुल हक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। एक सुबह सुबह खबर आई है कि इसराइल ने या इसराइली फजाइया ने गजा पट्टी पर बमबारी की है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो सिलसिला बहुत दिनों से जारी है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि इसराइल ने ये कहा कि ये रॉकेट हमलों के सिलसिले में जो उसके रिएक्शन में ये अटैक किया गया है। लेकिन अगर आप देखें इसराइली फजाइया की ये बमबारी, उससे पहले रॉकेट हमलों के लिए कौन सा प्रोवोकेशन था वो भी देखना होगा। मस्जिद अक्सा में रमजान के महीने में जिस तरह की एक्टिविटीज राइट विंग इसराइली तंजीमें कर रही थी और जो जबरदस्ती कोशिश कर रही थी उन जगहों पर जाने की जिनको कभी उन पर इजाजत नहीं मिली, वो एक प्रोवोकेशन था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। तो इसराइली हुकूमत अगर शह देती है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो अल्टीमेटली उसका रिटेलिएशन पैलेस्टीनियंस की तरफ से होता है और वो उस रिटेलिएशन को वो एक्ट बताते हैं और अपने अमल को रद्द अमल बताते हैं। तो ये जो एक लेजिटिमाइज करना हुआ अपने फजाइया के अटैक को या हमले को, ये अपने आप में नैरेटिव जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात आनी चाहिए और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि जेरूशलम जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के हिसाब से तो इंटरनेशनल कंट्रोल में होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस की खामोशी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी और इजराइल की इम्प्यूनिटी, ये तमाम वो चीजें हैं जो इसे बिल्कुल महबूब हक साहब, एक चीज़ और देखी गई है कि जो इजरायली फौज है वो मस्जिद अक्सा के अंदर आमतौर से नहीं दाखिल होती, लेकिन 2-3 दिन में हम ये देख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर तक वो भी दाखिल हो गए। क्या मंशा है इनके? अगर ये आप देखेंगे तो जो इस तरह का वायलेशन इसराइल ने कभी भी किसी भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को या ट्रीटी को या किसी रेजोल्यूशन को कभी रेस्पेक्ट नहीं किया है 1948 से लेके आज तक। और पैलेस्टीनियंस जो है उनके ऊपर आमतौर पर विक्टिम होते हुए भी उनके ऊपर इल्जाम टेररिज्म का लगता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पैलेस्टीनियंस की तरफ से कोई हमला नहीं होता या उनकी तरफ से कोई अमल ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, चाकू वगैरह से या पत्थरों से उनकी तरफ से भी हमला होता है, लेकिन उससे पहले एक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन होता है। इजराइल और फलस्तीन का जो बड़ा मसला है, जब तक उसका हल नहीं निकलता इस तरह की चीजें होती रहेंगी। इजराइल चूंकि एक स्टेट है, पैलेस्टीनियंस जो है उनको स्टेटहुड डिनाई किया गया है, उनके पास वो पावर भी नहीं है कि अपने आप को इजराइल के खिलाफ डिफेंड करे। वो 1948 से लेके आज तक अपनी जंग समझिए, एक निहत्ते जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की जंग या स्टेटहुड की जंग। तो ये बड़ा मसला है। ये तो एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन इस तरह के साल में बहुत बार होते रहते हैं और ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिबुल हक साहब हमसे बात करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ काबीना के खदोखाल आज वाज़ेह हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़ाक़ी काबीना की हलफबरदारी आज है। नई काबीना 34 रुकनी होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर को वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा का कलमदान दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कमर ज़मा को कश्मीर उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर हलफ दिलाया जा सकता है। तो बड़ी ख़बर है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ काबीना के ख़तोखाल आज वाज़ेह हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफ़ाक़ी काबीना की हलफबरदारी आज है। नई काबीना 34 रुकनी होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर को वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा का कलमदान दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कमर ज़मा को कश्मीर उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर के तौर पर हलफ दिलाया जा सकता है। तो इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद से अब नई हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ काबीना के खतोखाल आज वाज़ेह हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की हलफबरदारी आज है। नई काबीना 34 रुकनी होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साकी साहब। कामरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। पाकिस्तान में आज नई काबीना की तश्कील है, क्या शक्ल होगी इसकी?
देखिए, आज पहले मरले के अंदर जो है वो तमाम इत्तेहादियों को जो है वो मोबिलाइज किया जा रहा है। उसमें अभी तक के जो सामने आए हैं उसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल हैं और लोग जो नून लीग के भी शामिल हैं, दीगर इत्तेहादी पार्टियां उनमें MQM है उनके लोग भी शामिल हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो इत्तेहाद कायम हुआ है इसके तमाम मराकीन को जो है वो नवाजा जाए, जैसे उन्हें जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद ने पहले ही अदम एतमाद से पहले उन्हें एतमाद में लिया था, और ताकि उन लोगों की जो शराइत थी, यकीनन इनका कोई अवाम से तो खैर पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इन सियासतदानों को कोई अवाम के दर्द से तो कुछ लेना देना नहीं होता। जिन्हें अपने इक़्तिदार की फिक्र होती है और कुर्सियां चाहिए होती हैं, वजारतें चाहिए होती हैं, वो चाहे इंडिया में MLAs हों या पाकिस्तान में MNAs हों या MPAs हों, तो वही बातें अब उनसे पूरे किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये डिलीवर कर पाते हैं या नहीं, और आइंदा तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल जो इनके पास रहता है उसके अंदर इनके वुज़रा या ये जो टीम है ये कितना आवाम को जो है वो रिलीज देने में काम। बिल्कुल कामरान साहब, जाहिर सी बात आज हलफ बर्दारी तकरीब होने वाली है, वज़रा को कलमदान दिए जाएंगे, तो किस किस को क्या मिल सकता है, इस ताल्लुक से कुछ लीक हुआ है अभी तक, साफ हो पाया है? काफी चीजें हैं। MQM को समुद्र पार पाकिस्तानियों या बहरी जो है ये कराची की बंदरगाहों और चीजों के हवाले से जो वजारत है वो देने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो को जो है वो वजारत खारजा देने का इम्कान है। ऐसे ही बाकी लोग हैं, टीम है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनसे मुशावरत जारी है, तो काफी लोगों के नाम आगे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कलमदान जिसे भी मिले, एंड पे ताकत का जो है वो आपको पता है कि वो वजीर आजम और उन्हीं के पास रहती हैं। इसमें पीपल पार्टी ने एक बड़ा अच्छा इसमें खेला है कि उसने कहा है कि मुझे तमाम स्पीकर्स और गवर्नर्स मुझे दे दें। तो आपको पता है कि कौमी असम्बली के अंदर भी राजा साहब को उनके जो है वो दी गई है स्पीकर की निशिस्त जो है। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि वो जो वादे उनसे किए गए थे वही उनसे वफा किए जा रहे हैं, और उनके कोशिश है कि यहाँ पे ये भी होता है कि ये भी लग रहा है कि आज पूरी कबीना उस तरह से शायद हल्फ ना उठाए, बल्कि उसके चंद अरकान हल्फ उठाएंगे और अगले मरले के अंदर जो है वो मजीद लोगों को फिर वजारतें दी जाएंगी। बिल्कुल कामरान साहब, एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि नई हुकूमत से अवाम कितनी पुरुमीद है, क्योंकि इमरान खान पे जो इल्ज़ाम है कि काफ़ी खसारे में चला गया था मुल्क, तो अब नई जो काबीना बन रही है या नई जो हुकूमत बन रही है तो उससे कितनी पुरुमीद है वहाँ के अवाम? देखिए, अवाम में दोनों तरह मिला जुला रुझान है। इमरान खान के भी फॉलोअर्स में उस तरह से बहुत ज्यादा कमी देखने में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जो बयानिया बनाया, मैंने पहले भी शायद आपसे बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक चीज कॉमन ये है कि यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बात करने के ऊपर वोट्स जो है वो मिलते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वोट बैंक ऐसा भी है जो अमेरिका या सुपर पावर्स को अगर कोई बात उनके खिलाफ बात करता है या उनके एजेंडे में शामिल नहीं होना चाहता या ऐसा बयानिया बनाता है तो उससे भी एक वोट बैंक मिलता है। तो वो इमरान खान के साथ भी आपने ये भी जलसे जुलसों में देखा है कि लोग अभी शामिल हैं। तो हम जहाँ पे अपोजिशन की आपने बात की, जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ भी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद तो है कि वो कोशिश करेंगे कि इस बजट के अंदर जो है मैक्सिमम रिलीफ दें और आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे। लेकिन फिर भी क्योंकि जो बजट सारा है, चीजें हैं, कर्जे हैं, एक कर्जों के ऊपर कर्जे हैं जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है इस वक्त, तो ये यकीनन डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमने जो कारकर्दगी खुसूसन वज़ीर आज़म की देखी है शहबाज शरीफ की, और गुज़श्ता अतवार के अंदर भी जो देखी है कि सुबह 7 बजे घर से निकल आते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं और टीम और लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का जल्दी से इफ्तिताह करें या उनके ऊपर तेजी से काम करवाएं, तो उसमें वो खासे कामयाब या एक्टिव नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। किफ में नाकामी के बाद रूस की तवज्जो अब मशरक़ी यूक्रेन पर है। रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क पर ताज़ा बमबारी की है, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। उधर मारियोपोल में फंसे शहरियों को निकालने का अमल भी जारी है। मारियोपोल के मेयर के मुताबिक महसूर इलाकों में फंसे 40,000 शहरियों को निकाला गया है। इस बीच यूक्रेन के वजीर का कहना है कि मुल्क के 30% इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग से नुकसान पहुँचा है।
लाउड स्पीकर पर सियासी तूफान उठाने वाली एमएनएस की आज अहम मीटिंग है। पार्टी सरबराह राज ठाकरे की रिहायशगाह पर यह मीटिंग 10:30 बजे होगी। इस मीटिंग में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर आइंदा की हिकमत अमली वज़ की जाएगी। इसके साथ साथ 1 मई को होने वाले इजलास के हवाले से भी खाका तैयार किया जाएगा। ख्याल है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हुकूमत को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उधर भीम आर्मी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद गई है। भीम आर्मी ने इंतजामिया से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भीम आर्मी के कौमी सेक्रेटरी अशोक कांबले ने महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ और इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन से एमएनएस की मुसल्लमा हैसियत खत्म करने का मुतालबा किया गया है। वहीं डीजी से राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और रमजान के दौरान राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। राज ठाकरे जी हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना चाहते, उसका पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ है। उसके साथ बीजेपी है और इन दोनों पार्टियों ने ठाम लिया है कि हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना ही है। लेकिन हम महाराष्ट्र के डीजी साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमने निवेदन दिया हुआ है 5 तारीख को कि राज ठाकरे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर सभा हो रही है उस सभाओं के ऊपर बंदी लाया जाए और राज ठाकरे को इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से तड़ीपार करना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, संविधान के विरोध में काम करने वाले आदमी है। और उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बहुत बार ऐसा उनके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को कहूँगा कि जल्द से जल्द राज ठाकरे जी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सभाओं पर बंदी लाया जाए और इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से उनको तड़ीपार किया जाए। यही भीम आर्मी की मांग है। जय भीम जय भारत। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े। वसीम, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एमएनएस के ताल्लुक से। आज राज ठाकरे की अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ मुद्दा उठ सकता है इस मीटिंग में? देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी भूमिका रखी है, लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ही माहौल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे इससे तनाव की स्थिति तक बन चुकी है, जिसकी वजह से मुंबई की जो टीम है, पुलिस की स्पेशल ब्रांच टीम, उन्होंने बाकायदा अब तक सोशल मीडिया के 12,000 से भी ज़्यादा पोस्ट को डिलीट कर दिया है। अब पिछले कुछ दिनों में मुंबई में जिस तरह के हालात बने उसे देखते हुए जो राज ठाकरे की आज बैठक है, काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में जहां पे मनसे ने अपने बड़े नेताओं को बुलाया ही है, लेकिन सबसे अहम उन इलाकों के विभाग अध्यक्ष को बुलाया गया है जो इलाके मुंबई या मुंबई के आसपास के सबसे सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम इलाके। उन इलाकों में किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी अजान के दौरान स्पीकर का इस्तेमाल करती है या फिर किस तरह का माहौल, इसका जायज़ा राज ठाकरे लेंगे। इस बैठक में उन्हें क्या निर्देश देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम ये बात है कि खास करके उनका फोकस मुंबई और मुंबई के आसपास उन इलाकों के में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम बस्तियाँ हैं या फिर मुस्लिम इलाके में अजान के लिए, नमाज के लिए जो स्पीकर है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर वो जानकारी चाहते हैं। साथ ही इस मामले में सरकार भी गंभीर है। बाकायदा उन्होंने इसे लेकर नई गाइडलाइन बनाने की बात की थी। तो दोपहर आज या करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब महाराष्ट्र के जो डीजी हैं वो एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मुंबई के सीपी शामिल होंगे, साथ ही दूसरे ज़िले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो उसमें शामिल होंगे, क्योंकि एक नियमावली तैयार करना है, किस तरह से गाइडलाइंस तैयार करना है, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे अपने भाषणों में या फिर बीजेपी के दूसरे नेता है अपने भाषणों में इस कोर्ट का जिक्र करते हैं, 2008 के जो आदेश आते हैं उसका जिक्र करते हैं, तो ऐसे में किस तरह से जब स्पीकर लगाया जाएगा तो स्पीकर लगाने के बाद किस तरह से उसके नियम होने चाहिए, इस पर लेकर चर्चा होगी। और आज इस पर भी अपनी रिपोर्ट हो सकता है, चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी और होम मिनिस्ट्री एक गाइडलाइन तैयार करेगी। ये अपने आप में एक बड़ा मामला साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर राजनीति हो रही है, इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी है। बिल्कुल वसीम, ये भी खबर आ रही है कि जो भीम आर्मी है वो भी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है।
जी जरूर, जिस तरह से देखा गया भीम आर्मी ने इस 2 पत्र लिखे, एक चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर पे उनका ये कहना है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है उसकी सदस्यता है उसको रद्द कर देनी चाहिए। और साथ ही जो दूसरी जो लेटर है वो लिखा है मुंबई के महाराष्ट्र के डीजी को, और उसमें साफ तौर पे ये बताया है कि किस तरह से राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र या मुंबई में किस तरह से तनाव की स्थिति बनती है, उनके भड़काऊ भाषण की वजह से किस तरह से 2 समुदाय में अलग तरीके से तनाव निर्माण होता है। तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे का बयान महज सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी वो कई बार कई मुद्दों पर चेतावनी दे चुके हैं। और साथ ही जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में 3 तारीख को हो सकता है अगर ईद होती है तो उससे पहले किस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पे मनसे की तरफ से की जा रही है। एक पत्र के जरिए उन्होंने इससे गिरफ्तारी के लिए मांग की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, से भी राज ठाकरे पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। कुपवाड़ा में पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई, 10 पिस्तौल, 17 मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड जब्त, 5 ग्रेनेड भी जब्त किए गए। केस दर्ज कर लिया गया, मामले की जांच जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। कुपवाड़ा में पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई में 10 पिस्तौल, 17 मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड जब्त, 5 ग्रेनेड भी जब्त किए गए। केस दर्ज कर लिया गया, मामले की जांच जारी है। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में जहां गिरफ्तारियां जारी हैं, वहीं हालात अब भी कशीदा है लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती पर निकाला गया तीसरा जुलूस बिना इजाजत के निकाला गया था। इस जुलूस के साथ ही लोग भगवा झंडे उठाए हुए मस्जिद के पास से गुजर रहे थे और बुलंद आवाज से मजहबी नारे लगा रहे थे। जिस वक्त नारे लगा रहे थे उस वक्त मस्जिद में अजान हो रही थी और ये सूरत हाल 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद की वजह बनी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तशद्दुद मामले में दोनों तबकों के 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस अफराद को तब के मसलक या मजहब की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाएगा। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद मामले में पुलिस ने बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ केस दर्ज किया। बजरंग दल और वीएचपी पर बगैर इजाजत के शोभा यात्रा निकालने का इल्जाम है। इस मामले में पुलिस ने वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। वीएचपी ने पुलिस के इस इक़दाम की सख्त मुखालफत की है। और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ, लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां समाचार नुमाइंदे पवन गौर इस वक्त जुड़े। पवन, कई दिनों से जहांगीरपुरी में हालात खराब थे, कल भी कुछ पथराव के वाकयात आए, आज किस तरह का माहौल जहांगीरपुरी में देख रहे हैं आप? देखिए, अब पिछले 3-4 दिन से लगातार जब से 16 जो तारीख को जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली थी तो पथराव की घटना हुई थी, उस वक्त लगातार जो माहौल था वो तनावपूर्ण बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है और पुलिस पूरी जो मुस्तैदी के साथ यहाँ जो जहांगीरपुरी में डटी हुई है, उससे चलते माहौल जो है वो ठीक होने लगा है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के जो ब्रीफिंग का काम चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जब शिफ्ट बदलती है तो नई जो टुकड़ी है वो वहां पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचती है, तो उनकी ब्रीफिंग तमाम अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग की गई है। यही जो एरिया है जहां पूरी पथराव की घटना हुई थी, बैरिकेटिंग के पार आप देख सकते हैं कि सभी जगह जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अब गश्त लगा रहे हैं, पुलिस के लोग। उसके साथ साथ अगर मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ ये जो पूरा चौराहा है, यहीं से जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद की जब वहीं से एक पथराव की और पूरे बवाल की घटना की शुरुआत हुई थी,
तो यहाँ भी अब चारों तरफ पुलिस बल, सीआरपीएफ, पैरा जो आरएएफ के जवान हैं, वो सब यहाँ लगातार अपनी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। कल भी हालांकि एक जो आरोपी है उसको जब पकड़ने पुलिस पहुंची तो उसके ऊपर भी पथराव की घटना हुई, लेकिन उसके बाद से पुलिस ने तुरंत जो माहौल है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया और फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल एकदम शांत यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल। एक चीज पवन और जानना चाहेंगे कि लोगों की आवाजाही इस वक्त क्या वहां पर जारी है या वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात है? लोगों का आने जाने का वहां पर सिलसिला, जो लोकल लोग हैं? देखिए, आराम से किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कर्फ्यू जैसे बिल्कुल हालात नहीं है, लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूरी तरह सामान्य है, लेकिन किसी भी तरह की भीड़ को नहीं इकट्ठा हुए दिया जा रहा है, जिससे कि चलते किसी भी तरह के फिर से जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो। लेकिन वैसे जो है उस किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है, किसी को कहीं जाना है अपने काम से दफ्तर या कुछ अगर बाजार में कुछ सामान खरीदने जाना है तो वो पूरी तरह आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। तमाम कुछ लोग आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, जैसे लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिनको भी जहां भी अपने काम पे जाना है वो जा सकते हैं। कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई घटना फिर से अंजाम ना हो और जो शांति जो फिर से जो स्थापित धीरे धीरे हो रही है उसमें फिर से कोई खलल ना पड़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। हैदरपुरा श्रीनगर में गुज़िश्ता रात सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ एहलकार की मौत हो गई जबकि 10 जख्मी हुए। यह हादसा रात के दौरान उस वक्त पेश आया जब हैदरपुरा क्रॉसिंग पर एक सीआरपीएफ गाड़ी और एक ट्रक के दरमियान टकराव हुआ। इस हादसे में ट्रक का कंडक्टर भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में फौत हुए सीआरपीएफ एहलकार की शनाख्त MN मानी के तौर पर हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।